नमस्कार। बजट और बाजार ये हमारी खास पेशकश और इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़े ट्रिगर्स के तौर पे जो ट्रिगर सामने खड़ा है वो है बजट। और बजट से ठीक पहले जो मार्केट्स हैं वो भी थोड़े से टर्मोइल साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव है, एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू है और उन सब आंकड़ों के बीच में भारतीय बाजार में जो निवेशक हैं वो इस सिचुएशन में है कि क्या बजट से पहले रैली आएगी या नहीं आएगी, या किस तरह से मार्केट्स बजट बिहेव करेगा। लेकिन अलग अलग पक्षों को हम इसमें जोड़ते चल रहे हैं और उनसे हम बातचीत करते चल रहे हैं, या तो बाजार के ऊपर या कॉर्पोरेट साइड या टैक्सेशन साइड की किस तरह से मार्केट्स में एक उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस बजट को लेकर भी। आज एक और पक्ष को हम जोड़ेंगे और आज हमारे साथ जो पक्ष है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल का स्टार परफॉर्मर और इस साल भी जिस तरह के फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी देखने की उम्मीद लगाई जा रही है। सो आज हम बातचीत करने वाले हैं, हमारे साथ जो एक खास मेहमान हैं मयूख सर मौजूद हैं, मयूख दत्ता सर मौजूद हैं जो कि सीबीओ हैं आईटीआई म्यूचुअल फंड के। मयूख सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। और सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो रहा है, मतलब ना केवल पिछले 6 महीने साल भर में, बल्कि पिछला डिकेड ही म्यूचुअल फंड के नाम है, जहां से एक बड़ा बदलाव आया है। और बैंकों के सामने म्यूचुअल फंड इस तरह से मसल टाइटन अप करके खड़ा है कि उनके डिपॉजिट्स में ड्रॉप आ रहा है और म्यूचुअल फंड की एसआईपी में बढ़त आ रही है। सो इस तरह की सिचुएशन में पहले तो कैसा सिचुएशन, कैसा सिनेरियो आप लोग देख रहे हो? बहुत अच्छा साल पिछला साल गया, अब कैसा समय देख रहे हो? तो थैंक यू सुमित जी, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैसे आपने बताया कि पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड निवेशकों के जहन में आए हैं, उनके नज़र में हैं और कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे हैं, निवेश कर भी रहे हैं, हर तरीके से हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि पिछले 4 साल के अंदर मैं ये कहूँगा कि यूनिक इन्वेस्टर, जिसको हम पैन के लेवल पे अगर आप देखें इंडस्ट्री में, पैन के नंबर डबल हो गए हैं। पिछले साल के सेकेंड हाफ में ही हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यूनिक 5 करोड़ पैन इन्वेस्टर्स हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा नंबर है, काफ़ी समय के बाद ये आया है। लेकिन जब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और यूनिक इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं तो अपने आप एक इंडस्ट्री के लिए इसका मतलब कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये चीज़ें चेंज होगी। यस, पिछले कुछ सालों में स्पेशली कोविड के बाद अगर आप देखें तो बाज़ारों में काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है और वो रिटर्न कई लोगों के जहन में आया है, कई लोगों के नज़र में आने लगा। तो धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड में उन लोगों ने निवेश करना शुरू किया, एक बहुत अहम विकल्प बनता जा रहा है। और इसमें आपका अवेयरनेस क्रिएट करना, हमारा एज अ मैन्युफैक्चरर, हमारे पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सभी का हाथ है। वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रेगुलेटर का है, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है कि इतने समय से म्यूचुअल फंड के कई सारे कैंपेन्स चल रहे हैं। तो ये सब मिलके अब लोगों के नज़र में म्यूचुअल फंड आने लगा है। पिछले कुछ समय में, पिछले 5-6 महीने में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड में पैसा आ भी रहा है और बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान लोगों ने निवेश करना और अपने निवेश को बनाए रखना सही समझा। और ये आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फोलियोज, इन सब में आपको ये नंबर नजर आता है कि अब म्यूचुअल फंड में हर महीने एसआईपी के बतौर लोगों का पैसा इन्वेस्ट करने का नंबर बढ़ता जा रहा है और अब ये करीबन 26,000 करोड़ के पास महीने का आंकड़ा आने लगा है। और ये बहुत बड़ा नंबर है, कीपिंग इन माइंड कि साल का ऑलमोस्ट 3-3.25 लाख करोड़ के बीच का पैसा सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में, और वो भी म्यूचुअल फंड्स में केवल एसआईपी के बतौर आ रहा है। तो मयूख सर, एक बहुत बड़ा पक्ष अब वो बाजार का बन चुका है म्यूचुअल फंड, क्योंकि जैसे जैसे एफआईएस की हिस्सेदारी घट रही है, डीआईएस की हिस्सेदारी बढ़ रही है बाजार में और ये पार्टिसिपेशन अपने हाईस के आसपास है। एफआईएस ने 2.5 लाख करोड़ की बिकवाली कर दी पिछले 5 महीनों के दौरान और डीआईएस ने भरपूर तरीके से उसको संभाल के रखा और रिकॉर्ड खरीदारी भी की है। सो ये जो ट्रेंड है, जहाँ पर एक सपोर्टिंग हैंड था पहले, अब वो ड्राइविंग फोर्स है, ये 2025 में और थ्राइव करेगा और बेटर होगा? देखिए, अभी तक के नंबर और उनके जो ट्रेंड्स है वो तो यही बताते हैं कि पिछले 4 महीने से अगर आप बाजार में वॉलेटिलिटी देख रहे, एक वीकनेस आता है, बाजार में गिरावट भी होता है और पिछले 15 दिन के अंदर चेंज भी होता है और कुछ महीने अच्छे गए तो बाकी महीने बड़े तेजी से गिरावट भी होती है। लेकिन उस दौरान पे म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स है उनका कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूड रहा है।
इनफैक्ट दिसंबर का नंबर ही आप देखें, दिसंबर नवंबर से ज्यादा वॉलेटाइल था। उसमें कई सारे ऐसे दिन थे और कई ऐसे समय थे और कई सारे न्यूज भी आए डोमेस्टिक या ग्लोबली, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में और रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा आता गया है। तो ये नंबर अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि लोग अब बाजार की वॉलेटिलिटी से ना घबरा के उसको कभी कभी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखते हैं, और इसलिए लगता है कि ये फ्लोस कंटिन्यू होने की संभावना काफी ज्यादा है। हम्म, लेकिन तो रिस्क भी है, हम्म, ये मैं जरूर कहूंगा, और वो तो रिस्क समझ के। तो मयूख सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो डाइवर्सिफिकेशन है, पहले एसेट क्लास लिमिटेड होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इक्विटी एसेट क्लास आ गया, फिर इक्विटी में के साथ साथ डेट फंड्स भी हैं, और अब वो डाइवर्सिफिकेशन और ज़्यादा है। आप लोग लगातार इनोवेटिव और मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालते रहते हो, और वो एक अच्छी चॉइस देती है इन्वेस्टर्स को। सो क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो, सालों से हो, वेटरन हो, सो एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा इस इंडस्ट्री के, पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं, कि ट्रेडिशनल मेथड से शिफ्ट होके अब वो नॉन ट्रेडिशनल फंड्स की तरफ भी ज़्यादा आ रहा है। ये प्रोडक्ट ऑफरिंग में भी दिख रहा होगा और इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस में भी दिख रहा होगा। जी बिल्कुल है। इसका एक कारण ये है कि लोगों ने अपना, जिसको हम लोग अपने बिजनेस में कहते हैं शेयर ऑफ वॉलेट, लोगों ने अपने बचत करने और निवेश करने को पहले अलग कर लिया, और वो समझते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में फर्क है। जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अपने एक बेहतर कल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो साथ ही साथ जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको पता है कि डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा विकल्प हो गया है कि जहां पे लोग अपनी छोटी से लंबी अवधि के जरूरतों के लिए हर तरीके का प्रोडक्ट उनको मिल जाता है। सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी डेट ही नहीं, अब हाइब्रिड फंड का भी काफी चलन है। लोगों को अगर गोल्ड लेना है तो वो गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू भी लेना एक सही विकल्प है, क्योंकि हर एक के पास वो बचत करने की जगह नहीं है। आप छोटी सी चीज देखिए कि अगर आप गोल्ड खरीदते हैं, अगर आपके पास स्टोर करने की जगह नहीं है, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड, पहले जमाने में होता तो शायद आपके पास लॉकर नहीं है या रखने की जगह नहीं है या सेफ्टी नहीं है, तो आप शायद गोल्ड नहीं लेते। लेकिन आज आपके पास कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप रहिए और किसी भी अमाउंट का आप चाहे तो गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू आप ले सकते हैं। तो जैसे जैसे आप कन्वीनियंस और ऑप्शंस देते हैं इन्वेस्टर को, म्यूचुअल फंड ने वही किया, और इसीलिए लोगों का कंट्रीब्यूशन या म्यूचुअल फंड उनके लिए इंपॉर्टेंट होता चला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेगुलेटेड प्रोडक्ट है और कन्वीनियंट है और ट्रैकिंग भी है, और समय पे जब आपको पैसा चाहिए तो आपको उसी समय में कम दौरान के अंदर आपको वो इन्वेस्टमेंट पैसे की जरूरत के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा वापस भी आ जाता है। ऐसी चीजें जब आप लोगों को मुहैया कराते हैं तो नेचुरली लोगों का रुझान, लोगों का ट्रेंड, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो लोग म्यूचुअल फंड की तरफ आना पसंद कर रहे हैं। तो अब मयूख साहब, दूसरा पार्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सामने खड़ी हुई चीज़, वो है बजट। बजट को लेके गवर्नमेंट के, क्योंकि कैपिटल गुड्स को लेके पहले गवर्नमेंट बहुत काम कर चुकी है, सो इस बार हर बार तो उसे टिंकरिंग नहीं करेंगी, सो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम जानकार मान रहे हैं। लेकिन अदरवाइज एक तरफ आपके पास कंजम्पशन स्लो है, उसको पिकअप करने के लिए काम करना है, दूसरी तरफ सेविंग्स को और बेटर करना है, डिपॉजिट्स को चैनलाइज करना है वापस बैंक की तरफ। सो इस सिचुएशन में आप क्या उम्मीदें लगा रहे हो? देखिए, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हमारी हाँ। उम्मीद ये रहती है कि ये रहती है कि जिस तरह का अभी तक सरकार की तरफ से डायरेक्शन है, वो क्लियरली देश को मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों की बढ़त की तरफ है, साथ में जॉब क्रिएशन की तरफ है। एक चीज जरूर लोग इस पिछले कुछ समय से बजट के अंदर आपको नजर आता है कि ये सरकार डेफिनेटली फिस्कल की तरफ बहुत ध्यान देती है, मीनिंग कि उनकी बोरोइंग उस हिसाब से नहीं बढ़ाती है जितना कि लोगों को पहले एक डर लगा रहता था कि सरकार ज्यादा बोरो करेगी, तो क्योंकि उनकी आमदनी उतनी नहीं थी। धीरे धीरे करके अगर आप देखें, गवर्नमेंट की अर्निंग्स कई सारा जगह से आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर पिछले साल के अंदर करीबन 1,60,000 से लेके करीबन 1,90,000 के बीच में प्रति माह इस देश में जीएसटी का कलेक्शन होता है। इसी को आप सालाना करेंगे तो करीबन 24 लाख करोड़ का रफली मोटे तौर से एक एवरेज नंबर पे गवर्नमेंट का कलेक्शन होता है सिर्फ जीएसटी से। अभी तो और भी तरीके के टैक्सेस और वो है। तो ये पैसा बहुत बड़ा है हमारे जैसे देश के लिए। टैक्स कलेक्शन हो रहा है और वो पैसा वापस इकोनॉमी में कैपेसिटी बनाने में,
कैपिटल गुड्स के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, केपेक्स के थ्रू, कभी डिफेंस, कभी रेलवेज, कभी रोड्स, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी ब्रिजेस, हर तरीके की जगह में लग रहा है। आगे जाता हुआ ऐसा हो सकता है, अगर आप पिछले साल के बजट से देखें, कि जॉब क्रिएशन की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी काफी पुश है, क्योंकि अगर हमारे देश में कई सारे युवा पॉपुलेशन है तो उनके लिए जॉब क्रिएशन और भी बहुत ज़रूरी है, और वो एक बहुत अच्छा डायरेक्शन है मेरे हिसाब से फॉर लास्ट ईयर्स बजट, एंड पॉसिबली उसके कुछ और झलक इस बार भी नजर आए। तो मयूख सर, अलग अलग समय पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के हिसाब से या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी अपने अपने फंड्स लाती रहती है और उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करती रहती है। एक बड़ा डिफेंस फंड हमने लास्ट ईयर देखा था, काफ़ी पॉपुलर हुआ और काफ़ी उसमें पैसा भी आया, फ्लो भी आया। अब कंजम्पशन एक बड़ा नाम है और आप लोग भी कंजम्पशन बेस्ड फंड के ऊपर काम कर रहे हो। सो ये स्पेस को क्या मान के चलें कि इस बजट में एक फोकस रहना चाहिए, फोकस एरिया रहे कि रूरल कंजम्पशन ऑलरेडी स्लो था, सो अगर स्पेंडिंग गवर्नमेंट बढ़ा देती है रूरल साइड पे तो शायद पुश मिल जाए। दूसरा, ब्याज दरों को लेकर भी कुछ काम हो रहा है। सो ये साइड को आप कैसे रीड कर रहे हो? तो आपका एनालिसिस बिल्कुल सटीक है कि इसके अंदर ऐसा है कि पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट ने कैपेसिटी क्रिएट करने में काफी ज्यादा पुश किया था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीजों में है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, पहले 2024 में अगर आप देखें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से थोड़ी सी आपको अर्बन कंजम्पशन में थोड़ी सी नमी नजर आ रही थी, क्योंकि एक तो ब्याज दर भी हाई है और प्लस उसकी वजह से और इन्फ्लेशन भी हाई था, तो उसकी वजह से लोगों का जो खरीदने का या जो उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी थी वो थोड़ी सी गति वहां पे कमी होनी शुरू हो गया था। हमें लगता है कि ये आगे जाते हुए अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं और सरकार की तरफ से पुश रहता है तो ये टेम्परेरी ब्लिप है, ये आगे फिर से दोबारा चेंज होने की काफी जगह है। इसका छवि, इसकी फेस चेंज होता रहता है, जैसे हेल्थ केयर का डिमांड है, कंज्यूमर सर्विसेज का डिमांड है, डेटा सेंटर्स का डिमांड है, ई कॉमर्स की डिमांड, अगर आप नॉर्मल कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी गुड्स देखें, ये सब इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, और अगर ब्याज दर नीचे आएंगे तो हमें लगता है इन सब की डिमांड एक वापस एक दूसरे तरफ की गति की तरफ बढ़ सकता है। एक और चीज़ मयूख सर, क्योंकि सेक्टोरल बेस्ड आप लोग का भी कामकाज है और अदरवाइज भी गवर्नमेंट भी बहुत पिक एंड चूज करके पैसा डाल रही है, और ये हमने लास्ट कुछ समय में ट्रेंड भी देखा है कि जो रिटेल निवेशक हैं उनका रुझान सेक्टोरल फंड्स की तरफ भी ज़्यादा बढ़ रहा है। सो एक्सपेक्ट करके चलें कि ये ट्रेजेक्ट्री अभी भी कंटिन्यू रहने वाली है? देखिए, काफी कुछ तो हो चुका है, सो ये कहना कि आगे भी लोगों का एक्सपीरियंस वैसे ही रहेगा, कहना आसान नहीं है, क्योंकि सबके पोर्टफोलियो का इतना ही एक पार्ट होता है जो कि थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स होते हैं, और वो मेन फंड्स जैसा नहीं होता है। इट इज लाइक अ लिटिल पार्ट ऑफ, हम सबके पोर्टफोलियो का एक छोटा पार्ट होता है, लेकिन वो महत्वपूर्ण पार्ट है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि कुछ ऐसे सारे सेक्टर्स आए हैं और सेक्टोरल फंड्स आए हैं जो ओवरऑल इंडेक्स के बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन वो अपने आप में उनकी गति और उनका ग्रोथ काफी तेज रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस हो, कैपिटल गुड्स हो, ये सब अब पिछले कुछ समय से फार्मा और हेल्थ केयर नहीं था, बट अगर पिछले एक साल के अंदर आप देखें तो उसकी भी डिमांड बढ़ने लगी। तो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी काफी सारे थीमेटिक फंड्स हैं, सेक्टोरल फंड्स हैं। मुझे लगता है कि अब इन फंड्स के अंदर जैसे लोगों का अनुभव और बेहतर होगा, चलते हुए फंड्स में या नए आइडियाज अगर मिलेंगे और जैसे इंडिया का जीडीपी यहाँ से और आगे बदलाव होगा, मेरे को लगता है नए और इंडेक्सेस, नए और आइडियाज, नए और सेक्टर्स और थीम्स निकल के आएंगे, और अगर उनमें कोई वैल्यू होगा, म्यूचुअल फंड्स उसके आसपास के प्रोडक्ट जरूर लॉन्च करेंगे। और देखो मयूख सर, एक अनुमान लगा सकते हैं हम खाली अपनी सीमित जानकारी में हम सब लोग, लेकिन क्या कोई टैक्सेशन में बदलाव को हम मान के चलें क्या कि इस बारी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है? कि हर आदमी यही सुनना चाहता है, हम भी सुनना ही चाहते हैं बतौर सैलरीड एम्प्लॉय की, क्या कोई टैक्सेशन में बदलाव होगा? ऐसी उम्मीद तो रखी जा सकती है पॉजिटिव साइड पर, लेकिन होगा क्या? तो इसके ऊपर, जैसे आपने कहा, इसके ऊपर अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। जब तक कि 1 फरवरी ना आए तब तक इसके बारे में किसी भी तरीके की टिप्पणी करना सहज नहीं है, ना ही उसके बारे में आइडिया है। बट मुझे लगता है काफी कुछ टैक्सेशन पिछले साल से क्लियर हो चुका है, एंड प्रॉब्ली न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, शायद न्यू रिजीम की तरफ का रुझान ज्यादा ही लग रहा है पिछले कुछ सालों से।
और दूसरी तरफ सर, क्योंकि एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो बड़ा थ्रस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का, कंसीडरिंग कि 2 इलेक्शंस भी सामने खड़े हैं, और जिस तरह से ग्रोथ आ रही है, आप लोग भी ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से या टियर 4 टियर 5 सिटीज़ से जो ग्रोथ आ रही है, कि मल्टीपल टाइम आपके साथ ही हमने कई इवेंट किए हैं टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में। सो जिस तरह की इन एरिया से ग्रोथ आ रही है, कितना इम्पॉर्टेंट रहेगा इस बजट में इस पार्ट पर थ्रस्ट करना कि हाँ, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज मस्ट हैव थिंग, आप उसे कैसे देख रहे हो? नहीं, बिल्कुल सही आप जो कह रहे हैं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और उसके ऊपर इसी बार बजट से जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पे या फिर ट्रेनी मॉडल्स पे ऐसे कई सारी चीज़ें करी गई हैं जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बनने के लिए और उसके साथ अपने आप में लोगों को और एम्प्लॉय करने के ऊपर काफ़ी सारा पुश है। इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि अगर आप कुछ ही शहर, इतने बड़े इकोनॉमी में अगर कुछ ही शहर बड़े माने जाएंगे तो उनके ऊपर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन का प्रेशर रहेगा वो सही नहीं है कि आप एक देश के अंदर आप सिर्फ 5 या 8 शहरों से ही बड़े हो। अगर आप कोई भी चाइना जैसे देश देखे, वहां पे मेट्रोपॉलिटन शहर शायद 25 30 40 होंगे, और हमारे यहाँ पे अगर वो 10 15 में ही सीमित रहेंगे तो वो सही नहीं होगा। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इन शहरों में पावर की महूलियत कराना, तभी तो वहां पे इंडस्ट्रीज लगेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सरकार पहले एनेबलर्स दे इन शहरों के लिए, रोड की कनेक्टिविटी, पावर की कनेक्टिविटी, एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज की कनेक्टिविटी, ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट हो, लोग वहाँ हो। मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे सरकार डेफिनेटली कोशिश कर रही है और कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही है कुछ शहरों में। इसीलिए अगर आज आप देखें, रियल एस्टेट की डिमांड सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, कई सारे छोटे शहरों में है। बिजनेसेस कई सारे छोटे शहरों में है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री में देखूं, आज कई सारे म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली मुंबई से बाहर भी सेटअप होना शुरू हो रहा है। तो ये सारे अच्छे आसार हैं कि कल का इंडिया सिर्फ कुछ 5-10 शहरों में नहीं, करीबन 25-30 शहरों में बना हुआ आपको नजर आएगा। और एक और चीज़, जो स्पेंडिंग थी, जो स्पेशली डिफेंस में, एजुकेशन में या रेलवेज़ में, वो नॉर्दर्न ट्रेजेक्ट्री में ऑलरेडी चल रही है। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट उसका हर साल बजट बेटर कर रही है, एंड इवन ये हॉस्पिटल स्पेस में भी, हेल्थ केयर पे बेसिकली। सो ये साइड पर अभी भी वो ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि फंड्स का जो फ्लो आ रहा है वो देख कर तो ऐसे ही लग रहा है कि ये इस साइड पे अभी भी बहुत बुलिश हैं फंड मैनेजर्स या म्यूचुअल फंड्स। जी बिल्कुल है, क्योंकि उसके रीजन ये है कि अगर आप देखें, दो पार्ट्स में मैं आपको बताता हूँ। फार्मा में हमारे को लगता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड रिवाइव हो रहा है फार्मा को लेके। तो इसलिए ये एक पार्ट है जहाँ पे आपको नजर आएगा कि फार्मा की डिमांड और बिजनेसेस फिर से एक बार लोगों के नजर में आ रहा है। अगर आप देखें तो रियल एस्टेट का डिमांड है, डेटा सेंटर्स इंडिया में बढ़ते जाएंगे, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर, पावर और मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ती रहेगी। अगर आप और भी चीजें देखें, सरकार की तरफ से अभी भी रोड्स, रेलवेज पे और डिफेंस पे फोकस कंटिन्यूड है, क्योंकि इसमें मेड इन इंडिया प्लस द फैक्ट दैट कि आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे कि कल का विकसित भारत बने, जो आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं। ऐसे कई सारे छोटे बड़ी चीजें हैं जहां पे इस तरह की चीजें आपको नजर आएगा। आप छोटी सी चीज देखिए, पिछले 25 साल के अंदर नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया करीबन 157-160 के आसपास हो गए हैं। ये पहले 50 के नीचे का नंबर था। अगर आप हर मतलब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है। डेटा अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द चीपेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। उसका मतलब क्या है? आज मैं और आप जिस माध्यम के थ्रू बात कर रहे हैं वो भी डेटा डिपेंडेंट है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि यहाँ से करीबन $3.5-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अगर आप डबल भी करना चाहे तो कई सारे अभी मूविंग पार्ट्स है जो कि आगे नजर आएंगे। तो इसीलिए ओवरऑल ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छा है। एक और चीज़ मयूख सर, क्योंकि अब लौटते जरा इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के ऊपर, आप इतने समय से हो तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो आ रहा है, 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का महीने का फ्लो आ रहा है, और इस तरह के फ्लोज के साथ आप लोग, मतलब पूरी इंडस्ट्री चल रही है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, मार्केट भी बॉयंट है, इसको लेकर थोड़ा रुकती है वापस चलना शुरू हो जाती है। सो
अभी का जो ये ट्रेजेक्ट्री है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो किस तरह की है? फोलियोज़ में क्या उसी तरह की ग्रोथ देख रहे हैं हम? और फोलियोज़ का जो पैसा आ रहा है वो क्या टियर 2 टियर 3 सिटी जो पुराना है वहीं से ही कंटिन्यू कर रहा है, नए एरियाज ऐड हो रहे हैं? कैसी सिचुएशन है वहाँ पे? बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया, मैं कुछ कुछ आंकड़े आपको देता हूँ। आज म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जैसे मैंने बताया, करीबन 5.25 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। अ, तकरीबन 67-68 लाख करोड़ में से करीबन 40 लाख करोड़ इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स के अंदर है। इनमें करीबन 14 करोड़ के ऊपर के फोलियोज हैं। सो इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड, अगर मैं टॉप 30 सिटीज लूं या बियॉन्ड 30 सिटीज लूं, एयूएम ग्रोथ एक्चुअली टॉप सिटीज में है, लेकिन नंबर ऑफ क्लाइंट्स और पेस ऑफ ग्रोथ, मतलब परसेंटेज ग्रोथ, एक्चुअली छोटे शहरों में बनता जा रहा है। उदाहरण के तौर पे सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं है, अगर आप डीमैट अकाउंट्स में देखें तो यूपी स्टेट से सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट की ग्रोथ हुई है पिछले साल के अंदर। नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में आप सोचते हैं कि दूसरे देश जगहों पे जहां एयूएम ज्यादा है, उन जगहों पे ज्यादा बिजनेस ग्रो होता है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब नए नए शहर ऐड हो रहे हैं, जो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के हर तरीके से वहां पे उनकी अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है। कुछ वो लोग जहाँ पे आपके शोज के थ्रू वो लोग जानने लगते हैं, कुछ वो अपने आप रिसर्च करते हैं, डेटा अवेलेबल है तो उसके ऊपर रिसर्च करना, एप्स है, तो कई सारे ऐसे चीजें हैं जिनके एक साथ आने के वजह से लोगों का अवेयरनेस म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स से के साथ साथ इन प्रोडक्ट्स को भी महत्व दे रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ये अभी भी शुरुआत है, और मैं शुरुआत इसलिए बोलता हूँ, बहुत सिंपल रीजन इज कि इंडिया में आज के तारीख में करीबन 75 करोड़ पैन नंबर्स हैं। म्यूचुअल फंड में अभी भी सिर्फ 5 करोड़ पैन नंबर्स है। तो मुझे लगता है आज भी कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो शायद इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो उनके अभी भी आने का पूरे चांस है, अपॉर्चुनिटी है, और वो लोग आएंगे, ऐसा मेरा बिलीफ। एक और चीज़ मयूख सर, आईटीआई म्यूचुअल फंड में किस तरह के नए प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी नई चीज़ें जो अभी आने वाले समय में हमारे व्यूअर्स को या आपके इन्वेस्टर्स को सुनने को मिलने वाली हैं? सो मैं आईटीआई के बारे में बता दूं कि ये 5 साल पुराना एएमसी है। वी आर अ फाइनेंशियल सर्विसेज। हमारे 17 और बिजनेसेस है, लेंडिंग का बिजनेस है, रियल एस्टेट है, और इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास म्यूचुअल फंड, एआईएफ, पीएमएस और गिफ्ट सिटी का ऑप्शंस है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। 5 साल हो गए म्यूचुअल फंड को शुरू किए हुए, और 18 हमारे स्कीम्स हैं, और करीबन 10,000 के ऊपर का ईयूएम है। तो आगे जाते हुए हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हमारे एग्जिस्टिंग फंड्स के बारे में इन्वेस्टर्स और जाने और पहचाने हमें, और हमारे नए प्रोडक्ट्स वो होंगे जो हमें लगता है कि यूनिक हैं। कुछ हाइब्रिड प्रोडक्ट्स भी हम लॉन्च करना चाहेंगे जो हमें लगता है कि इस वक्त बाजार के हिसाब से वो अनुकूल होंगे और बिल्कुल सही समय है उनको लॉन्च करने के लिए। तो आगे जाते हुए ज्यादातर समय आप हमारे एग्जिस्टिंग स्कीम्स के बारे में जानने लगेंगे, और कुछ अच्छे विकल्प जिनके ऊपर वी आर एक्साइटेड टू लॉन्च, और वो समय के अनुसार हम लॉन्च करेंगे। मयूख सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपसे बातचीत करना हर बार एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और कुछ बढ़िया सीखने को मिलता है। आपसे हम आगे मुलाकात करते रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। Thank you so much, Sumit ji, for having me on your show. Wish you all the best and your team. And thank you again. थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश यानी कि बजट और बाजार में इतना ही। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे, अलग अलग इंडस्ट्री के वेटरन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग थीम के ऊपर आगे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।